अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ होम्योस्टेसिस। उसमें जो है हमने प्रीवियसली टॉपिक में अपने उसको रेगुलेटर्स पढ़ा था, हमने इसमें एक्सक्रीशन पढ़ा था, हमने थर्मोरेगुलेशन पढ़ा था। ओके, अब हमने ये देखना है कि एनिमल्स किस तरह से उसमें रेगुलेट करते हैं। हमने इससे पहले प्लांट में पढ़ लिया गैसेस का एक्सचेंज। एनिमल्स को देखते हैं कि एनिमल्स किस तरह से अपनी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मेनली जो हमने फर्स्ट वीडियो में ये देखा था कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, बैलेंस ऑफ वाटर, ठीक है, बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, अब अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी 70% जो है वाटर होता है। ह्यूमन बॉडी है 70% वाटर। ठीक है, मतलब ह्यूमन बॉडी में कितने परसेंट वाटर आ रहा है, 70%। अब वाटर जो है एक जो है मीडियम ऑफ लाइफ है कि वाटर के बगैर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, चाहे वो कह लें कि डेजर्ट में है, टेरेस्ट्रियल है, मरीन है, फ्रेश वाटर है या लैंड की है, तो कोई भी लाइफ वाटर के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि एनिमल्स जब हैं उनको जिंदा रहने के लिए उनकी बॉडी बैलेंस होगी तो वो जिंदा रहेंगे। अगर उनकी बॉडी में डिसबैलेंस आएगा, डिसबैलेंस क्रिएट होगा तो उनके फंक्शन जो हैं वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स रिक्वायर क्रिटिकल बैलेंस, मतलब कि उन्हें जो है एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए अपनी बॉडी के सोल्यूट्स एंड वाटर के बैलेंस मेंटेनेंस में, वाटर एंड सोल्यूट्स। ठीक है, मतलब कि बॉडी फ्लूइड्स में अगर इन दो चीज़ों का बैलेंस होगा तो अपनी डेली की एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने 3 तरह के इसमें एनवायरनमेंट देखे थे। ठीक है, नंबर 1 हमने देखा था हाइपोटोनिक, second one was hypertonic and number 3 is isotonic. Now what are hypotonic? हाइपोटोनिक वो जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सॉल्ट कम होता है लेकिन सॉल्ट ज़्यादा होता है लेकिन वाटर कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक है, इसमें एक में सोल्यूट ज़्यादा होगा, एक में सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। तो इन दोनों को अपनी बॉडी को सेट करने की ज़रूरत है। मतलब क्या करेंगे, अपनी बॉडी में वाटर सोल्यूट को ऑस्मो रेगुलेट करेंगे। मतलब कि ये जो ऑर्गेनिज्म है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के कंडीशंस को रेगुलेट करते हैं। बाकी बच जाते हैं हमारे पास ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या है, इनमें जो बॉडी फ्लूइड जो है, ये बॉडी की में जो इनकी एक्टिविटीज होती हैं, वाटर सोल्यूट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा मेंटेन रहता है, वो डिसबैलेंस नहीं होता। ठीक है, अभी किसी भी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब कि जो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट हो, तो इनको हम क्या कहेंगे, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको ऑस्मो रेगुलेटर्स कहा जाता है, जो आइसोटोनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी का लेवल जो फ्लूइड बैलेंस है वो मेंटेन होता है। अब अगर हम बात करें ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स की, ठीक है, हम एक साइड पे यहाँ पे लिख लेते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर, सेकेंड वन इज ऑस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स का अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें हम क्या देखेंगे, बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब कि इनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इनका बॉडी फ्लूइड जो है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात करें तो इनका जो बॉडी फ्लूइड्स है उनमें क्या होता है, डिफरेंशियल कंसंट्रेशन होती है। मतलब कि उनको कांस्टेंट करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे बॉडी में सोल्यूट ज़्यादा है तो हम उसको रिमूव करेंगे, अगर वाटर ज़्यादा है तो उसको रिमूव करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट डिफरेंशियली कांस्टेंट, मतलब कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में इनका बॉडी का जो फ्लूइड कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट हो जाएगी।
सेकेंड पॉइंट अगर हम इसका देखें तो ये क्या करते हैं, इनको अपनी बॉडी के इनकी होती है, मतलब इनको अपनी बॉडी को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। इनकी बॉडी में सोल्यूट्स और वाटर का जो बैलेंस होता है वो पहले से ही मेंटेन होता है। मतलब ये क्या है, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स है। नो नीड टू एक्टिवली मेंटेन, मतलब कि पहले से मेंटेन होते हैं, इन्हें फौरन से अपनी बॉडी को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, नीड टू मेंटेन बॉडी बैलेंस एक्टिवली। ओके अब अगर हम इसी को कंटिन्यू करें तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो होते हैं इनमें एनर्जी की कोई यूटिलाइजेशन नहीं होती। मतलब कि जब उनकी बॉडी बैलेंस जो है वो मेंटेन होगा तो उनको अपनी एनर्जी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनकी एनर्जी उनकी बॉडी में स्टोर होती रहेगी। लेकिन अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी की जो स्टोर एनर्जी उसको यूटिलाइज कर देते हैं अपनी बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए। ओके अब यहाँ पे जो है हम इसको देख लेते हैं कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या करते हैं वो, जब उनका इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होता है, अगर उनका इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है तो वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी से एक्सेस साल्ट्स जो हैं वो रिमूव करेंगे। मतलब कि इनकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा साल्ट्स हैं उनको रिमूव करेंगे। हम इनको रिमूव करने के मेथड भी देखते हैं, कौन सा एनिमल किस मेथड से रिमूव करता है। ओके हम नेक्स्ट इसको देखेंगे। उसके बाद अगर हम हाइपोटोनिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इसमें क्या है, एक्सेस वाटर हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपने बॉडी के वाटर को रिमूव कर देते हैं। लेकिन जो आइसोटोनिक होते हैं इनकी बॉडी का जो फ्लूइड है वो मेंटेन रहता है। अब अगर हम इन दोनों की एग्जांपल्स की बात करें तो जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं इसमें आ जाते हैं हमारे पास मेरीन के ऑर्गेनिजम्स। मेरीन में वर्टिब्रेट्स भी आते हैं, सेकेंड वन इज इनवर्टिब्रेट्स। ओके मतलब कि मेरीन के वर्टिब्रेट जो एनिमल्स हैं वो भी ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। जबकि अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात करें तो बाकी जितने भी एनिमल्स हैं दैट वर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। अब देखिए इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए, तो ये सारे क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, सिर्फ किसके एक्सेप्ट मेरीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ तक क्या देखा, हमने यहाँ तक ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स का डिफरेंस पढ़ा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम वन बाय वन डिफरेंट इन्वायरमेंट में देखते हैं कि किस इन्वायरमेंट में किस तरह के एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले यहाँ पे मेरीन का देखें कि मेरीन इन्वायरमेंट में किस तरह की अडेप्टेशंस होती हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेरीन के एनिमल्स जो हैं वो किस कंडीशन को फेस करते हैं, हाइपरटोनिक। मतलब कि उनकी बॉडी में क्या ज्यादा होगा, जाहिर है जो मेरीन वाटर है वो सॉल्टी होता है, तो उनकी बॉडी में कौन सी चीज ज्यादा होगी, सॉल्ट ज्यादा होगी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, एनिमल्स फेस किस कंडीशन को फेस करते हैं, हाइपरटोनिक। ठीक है, लेकिन यहां पे कुछ एनिमल्स ऑस्मो कन्फॉर्मर्स भी होते हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या है, आइसोटोनिक होते हैं। आइसोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू सी वाटर, मतलब कि सी वाटर के लिहाज से उनका जो बॉडी बैलेंस है वो आइसोटोनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, हमने इसकी एग्जाम्पल देखी। और वर्टिब्रेट्स में जो इनकी मेन एग्जांपल हमने मेरीन फिश में देखी दैट इज हैग फिश, कि जो हैग फिश है वो आइसोटोनिक है। ओके अब उसके बाद अगर हम देखें ऑस्मो रेगुलेटर्स को, कि ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं, तो ऑस्मो रेगुलेटर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको अपनी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें सारे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स या मैमल्स आ जाते हैं। ओके इसके बाद अगर हम देखें कैटेगरीज, कुछ कैटेगरीज देखते हैं कि कौन सी कैटेगरीज के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं और कौन ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। मरीन में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं और वो किस तरह के एनवायरनमेंट को फेस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें
अब अगर हम मरीन वाटर में कार्टिलेजिनस स्पीशीज को देखें तो क्या होता है, मरीन में क्या होता है, सोल्यूट ज्यादा होते हैं, मोर सोल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ऑब्वियसली बात है कि जो मरीन की ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपने बॉडी से एक्सेस सोल्यूट्स को रिमूव करना है। अब कोई ना कोई वो मेथड यूज करेंगे, कोई ना कोई वो जो है प्रोसेस यूज करेंगे जिसके थ्रू अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को, सॉरी एक्सेस सॉल्ट्स को रिमूव करेंगे। तो क्या करेंगे, हम इनमें मेथड्स देखते हैं। नंबर 1 अगर हम देखें तो वो मरीन के जो कार्टिलेजिनस स्पीशीज हैं वो क्या करती हैं, थ्रू किडनी। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, किडनी के थ्रू अपने जो एक्सेस वाटर है, एक्सेस सॉल्ट है, उसको रिमूव करती हैं। एक्सेस सॉल्ट को किस तरह से रिमूव करती हैं, थ्रू किडनी, बाय फॉर्मिंग कंसंट्रेटेड यूरिन। कि जब अपनी बॉडी में एक कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करेंगी तो क्या होगा, जैसे यूरिन की बॉडी से रिमूव हो गया, एक्सक्रीट होगा, साथ ही उनकी बॉडी से सोल्यूट्स भी एक्सक्रीट हो जाएंगे क्योंकि यूरिन क्या है, कंसंट्रेटेड है। दूसरा अगर हम देखें कि दूसरे किस मेथड से वो रिमूव करती हैं, दैट इज थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू भी रिमूव कर देती हैं। थर्ड वन है हमारे पास रेक्टल ग्लैंड्स, इनको रेक्टल ऑर्गन्स भी कहा जाता है। ठीक है, रेक्टल ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं, रेक्टम के पास होते हैं। इनके थ्रू भी जो एक्सेस सॉल्ट है बॉडी से वो रिमूव हो जाते हैं। ओके ओके, अब हम एक कंडीशन की बात करते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर उनका आउटर एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक और उनका इंटरनल एनवायरनमेंट भी हाइपरटोनिक है, आल्सो हाइपरटोनिक, तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन आ जाती तो साल्ट्स हैं वो कोई मूव नहीं करते हमारी बॉडी से, जो एनिमल है उनकी बॉडी से मूव नहीं करते। इस कंडीशन में क्या करते हैं, मतलब कि साल्ट्स जो हैं उनकी कोई मूवमेंट नहीं होती, इनसाइड आउटसाइड मूवमेंट नहीं होती उनकी, जिसकी वजह से साल्ट्स जो है उनकी बॉडी के अंदर ही रहती है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, इन दिस कंडीशन वो अपनी बॉडी में एक सोल्यूट को, एक सॉल्ट को एक्यूमुलेट कर देते हैं, जमा कर लेते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं एक्सेसिव सॉल्ट्स को। अब हम वो देखते हैं कि वो एसिड है क्या। ओके, in this condition they accumulate a salt in their body by which they become adapted to this environment। ठीक है, कि मतलब कि वो क्या करते हैं, जिसकी मदद से वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो इस environment को survive कर सकें, कि इस environment वो अडेप्ट हो जाते हैं। फिर ये इन्वायरमेंट इनको कोई डैमेज नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब वो इस इन्वायरमेंट में रहने के काबिल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी में यूरिया को प्रोड्यूस करते हैं बट इन लो अमाउंट। यूरिया को प्रोड्यूस करते हैं इन लो अमाउंट। जब ये लो अमाउंट यूरिया उनकी बॉडी में रहता है तो अगर यूरिया इतना उनकी बॉडी का डैमेजिंग होता है, उनकी बॉडी की यूरिया में सोल्ट ज्यादा होते हैं, अगर उनकी बॉडी में रहेगा वो मूव आउट नहीं करेगा तो उनकी बॉडी के टिश्यूज को डैमेज करेगा। अब इनकी बॉडी के टिश्यूज को भी तो डैमेज होने से बचाना, अब इसके लिए वो क्या करते हैं, ये स्ट्रेटेजी हम देखते हैं। यहाँ तक हमने ये बात की कि अगर उनकी बॉडी में यूरिया वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको तो एक्सक्रीट करना है, लेकिन यहाँ पे हमने साथ ये भी देखा कि यूरिया कितनी अमाउंट में, बहुत लो अमाउंट में। लेकिन अगर वो यूरिया जो है वो हाई अमाउंट में हो, यूरिया हाई अमाउंट में हो और वो बॉडी से एक्सक्रीट ना करे तो वो क्या करेगा, टिश्यूज को डैमेज कर देगा, बॉडी टिश्यूज जो है उनको डैमेज करेगा। ठीक है, बॉडी टिश्यूज को डैमेज करेगा। अब इस कंडीशन से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी में एक केमिकल को, एक एसिड को रिटेन करते हैं। ठीक है, दैट इज TMO।
Now what is TMO? TMO is trimethylamine oxide. ठीक है, वो इस केमिकल को अपने बॉडी में रिटेन करते हैं। अब ये केमिकल क्या करता है, ये टिश्यू के डैमेज को रिड्यूस कर देता है, जो कि यूरिया की वजह से होते हैं। ठीक है, ओके यहाँ तक तुमने देख लिया कि कार्टिलेजिनस फिशेस अपनी बॉडी में किस तरह से अडेप्टेशन करती हैं। कि अगर सबसे पहले हमने ये देखा कि उनकी बॉडी में 3 तरह के पोर्शन हैं जहाँ से वो एक्सेस सॉल्ट को रिमूव करती हैं। नंबर 1 इज किडनी, नंबर 2 इज गिल्स एंड नंबर 3 इज रेक्टल ग्लैंड। उसके बाद हमने अगर ये देखा कि अगर इनके इन्वायरमेंट, आउटर इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों सेम हो, दोनों हाइपरटोनिक हो, और तब क्या होगा, साल्ट्स उनकी बॉडी से रिमूव नहीं होंगे। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट में रहने के अडेप्ट हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं, उसके इन्वायरमेंट की उनको आदत हो जाती है, फिर वो एक्सेस साल्ट उनकी बॉडी को कोई भी डैमेज नहीं करते। फिर क्या करते हैं, इस कंडीशन में वो अपनी बॉडी में लो अमाउंट में यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे उन फिशेज के लिए, कार्टिलेजिनस जो फिशेज होती हैं उनके लिए इतना डैमेजिंग नहीं होता। तो हमने यहाँ तक देखा कि अगर उनकी बॉडी में यूरिया लो अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उनको कोई डैमेज नहीं देता। लेकिन अगर यही यूरिया हाई अमाउंट में होगा तो यूरिया क्या करेगा, उनके टिश्यू को डैमेज करेगा। तो टिश्यू को डैमेज होने से बचाने के लिए वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी में एसिड को रिटेन करेंगे, एसिड को रखेंगे अपनी बॉडी के, दैट इज ट्राइमेथाइलअमाइन ऑक्साइड। ये एसिड क्या करेगा, टिश्यू डैमेज को बचाएगा, जो कि यूरिया की वजह से हो रहा है। ओके, नंबर 2 कैटेगरी हम देखते हैं, दूसरी कैटेगरी हमारे पास फिश की, दैट इज बोनी फिशेस। अब मजे की बात ये जो है, ये बोनी फिशेस जो हैं अब तो ये मेरीन में है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये डिसेंडेंट्स हैं। किसके डिसेंडेंट्स हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म के। मतलब कि जो बोनी फिशेस के इंसेस्टर्स थे वो कहाँ पे रह रहे थे, फ्रेश वाटर में रह रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता इनमें अडेप्टेशन हुई और ये कहाँ पे आ गए, मरीन में। तो फ्रेश वाटर क्या होता है, उसमें जो है वो सोल्ट कम होते हैं, मतलब लेस सॉल्यूट्स होते हैं उसमें। तो फ्रेश वाटर क्या होगा, फ्रेश वाटर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा फ्रेश वाटर का। ठीक है, तो वो कहाँ से हाइपोटोनिक से कहाँ मूव किए, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अब ऑब्वियसली बात है कि इनकी बॉडी में जब हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में मूव करेंगे तो उनकी बॉडी में सोल्यूट्स ज्यादा हो जाएंगे। अब सोल्यूट ज्यादा हो जाते हैं जब, तो वो उन सोल्यूट्स को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को यूटिलाइज करते हैं, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीती है बोनी फिशेस। अब जब ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगी तो क्या करेंगी, ज्यादा से ज्यादा जब पानी पिएंगी तो वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, जब कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगी तो उस यूरिन के थ्रू उनकी बॉडी से जो एक्सेस सॉल्ट है वो रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ तक मरीन का देखा, टेरेस्ट्रियल क्या और फ्रेश वाटर का हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।